पिछले कुछ समय से एक सोशल मीडिया पोस्ट बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है कि हमारी जो आंखें होती हैं वो कुछ लिमिटेड चीजें ही देख सकती हैं। इस दुनिया में काफी ऐसी और भी चीजें मौजूद हैं जो एक ह्यूमन आई के लिए देखना नामुमकिन है। तो अगर आप ये वीडियो रात के वक्त अंधेरे में देख रहे हैं तो जरा अपने आसपास चेक कर लीजिएगा। क्या पता आपके कंधे के पीछे से ये वीडियो कोई और भी देख रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको सच्ची घटनाएं सुनाता हूँ, कुछ सच्ची पैरानॉर्मल कहानियां सुनाता हूँ जो लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की। आज का जो वीडियो है वो पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी की कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाकर उसे देखें, क्योंकि जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बिना ज्यादा वक्त जाया किए मैं सीधे कहानी पे आता हूँ। तो पिछली कहानी में हमने ये सुना था कि जो पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी थे वो अपने परिवार के साथ मुरादाबाद के एक बंगले में शिफ्ट हुए थे, जहां उनके परिवार के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके परिवार के ऊपर एक छलावे का साया पड़ चुका है। एंड जिससे पहले उन चीजों को वो अच्छे से समझ पाते या बच पाते, उनके घर में काफी ऐसी मिसहैपनिंग्स होने लगी। सबसे पहले उनके बेटे की मृत्यु हुई, उसके बाद उनकी छोटी बेटे की मौत हुई, एंड आखिर में खुद पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी की। पंडित जी की मृत्यु के बाद जो उनकी धर्मपत्नी थी वो अपनी 5 बेटियां और 2 बच्चों को लेकर अपने पैतृक गांव आ गई, जो कि यूपी के उन्नाव जिले में था। लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार के ऊपर से उस छलावे की नजर हटी नहीं। पिछले अगले कुछ साल उनके जो थे वो ठीक ठाक ही रहे, लेकिन क्योंकि उनके एक संपन्न परिवार था और पंडित जी की मृत्यु के बाद वो संपन्नता उनके यहाँ से चली गई थी, तो उनकी धर्मपत्नी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था कि अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन करना। लेकिन क्योंकि उनके पास उनकी पुश्तैनी जमीनें थी तो उन्होंने उनको खेती पे किराए पर देकर जो किराया आता था उसे से अपने बच्चों का पालन पोषण किया और धीरे धीरे उनके घर में चीजें सुधरने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे दिन भी जिस तरह बुरे दिन चले जाते हैं उस तरह अच्छे दिन भी चले जाते हैं। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। कुछ समय बाद इनके घर में वापस से अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि धीरे धीरे कुछ 2-3 साल बाद इनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। तो एक दोपहर की बात है, गर्मियों की दोपहर की बात है, जो इनकी उस वक्त जो सबसे छोटी बच्ची बची थी वो, उसके पास एक कपड़े की गुड़िया थी, एक डॉल थी, जो अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह के डॉल्स बनती थी। एंड वो अपने घर के आंगन में बैठकर उस डॉल के साथ में खेल रही थी। अच्छा, उनके घर के आंगन के में मतलब जो उनके घर की बाउंड्री थी, जो पहले गांव के घर आपने देखे होंगे कि पहले एक बाउंड्री होती थी, देन आंगन होता था, फिर उसके बाद उनका घर होता था। तो आंगन में ही उनके एक बेर का पेड़ लगा। एंड जो उनकी बच्ची थी वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। बाकी जो उसकी बहनें थी वो भी आंगन में दूसरी तरफ खेल रही थी। एंड वो बच्ची जो थी उसको अपनी डॉल से बहुत ज्यादा प्यार था। वो अपनी गुड़िया को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती थी, वो उसके साथ अपना अकेले खेलती थी, उसे बाकी अपनी बहनों के साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। तभी उसकी एक बड़ी बहन उसके पास आती है एंड उससे बोली कि तुम क्या ये इतनी बड़ी हो गई, 15-16 साल की आई थिंक उसकी उम्र होगी। उसकी बड़ी बहन ने आके बोला कि तुम ये क्या खेलती रहती हो डॉल के साथ में, फेंको उसको, हम लोगों के साथ खेलो आके। एंड उसने उनकी जो डॉल थी उसको ऐसे पकड़ के सीधे आगे की तरफ फेंका। एंड वो जो कपड़े की गुड़िया थी वो जाकर बेर के पेड़ में अटक गई। कहते हैं बेर के पेड़ में कांटे होते हैं, शायद वो किसी कांटे में ही फंस के अटक गई हो। लेकिन उसके बाद जो उन लोगों ने देखा वो चीज वो अपने जहन से मरते दम तक नहीं निकाल पाई। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो डॉल उस बेर के पेड़ पे जाके अटकी, अचानक से उस डॉल का साइज बढ़ने लगा, वो बड़ी होने लगी। ये देखकर वहां जितने बच्चे खेल रहे थे प्लस जिस बच्ची की वो डॉल थी, उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनको समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। एंड देखते ही देखते वो डॉल एक इंसान के कद के बराबर हो गई एंड बेर की डाल में बैठकर जोर जोर से हंसने लगी। जब ये चीज इन बच्चों ने देखी तो उन सबकी हालत खराब हो गई एंड ये लोग सीधे अपने घर के अंदर भागे। एंड घर में जाकर इन्होंने सब घबराए हुए थे। इनकी जो माता जी थी, जो पंडित जी की धर्मपत्नी थी, वो घर पे ही थी, किचन में काम कर रही थी। सारे बच्चे उनके 5 बेटियां उनके पास गई एंड उनको घबरा के बताने की कोशिश करने लगी। पंडित जी की धर्मपत्नी को समझ में नहीं आया कि बच्चियां क्या कहना चाहती हैं और ये इतनी ज्यादा डरी क्यों है। अच्छा, अंग्रेजों का दौर था
तो काफी ऐसा होता था कि जो अंग्रेज थे वो ऐसे गांव में जाकर काफी मतलब जैसे छापा मारते थे, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां काफी होती थी। और जो पंडित जी के जो दूसरे नंबर के जो बेटे थे, उनका नाम विशंबर दयाल त्रिपाठी था, वो खुद एक क्रांतिकारी थे। बचपन से ही 12 या 15 साल की उम्र से ही उन्होंने क्रांति की राह पे वो निकल गए थे। और कहते हैं कि भगत सिंह के जो HSRA थी, जो उनकी एसोसिएशन थी, उसके वो मेंबर भी थे। एंड जो असेंबली में 1929 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने बम फोड़ा था, उसकी प्लानिंग में भी विशंबर दयाल त्रिपाठी शामिल थे। तो उनकी बच्चियों की मदर को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अंग्रेज अफसर आ गया हो या वो ऐसा मतलब हमारे बेटे को ढूंढ रहा हो। लेकिन जब उन्होंने बच्चियों को शांत करा के उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो तब बच्चियों ने उनको बताया कि जो छोटी बच्ची की जो डॉल है, जो गुड़िया है, वो अचानक से एक इंसान का रूप ले लिया उसने। एंड वो बेर के पेड़ पे बैठी हंस रही है। अच्छा, क्योंकि उनके पास्ट में ऐसी काफी चीजें उनके साथ हो चुकी थी, तो पंडित जी की धर्मपत्नी ने उस चीज को लाइटली नहीं लिया। उन्होंने बच्चियों की बातों पे विश्वास किया। एंड इस ख्याल के आते ही वो डर भी गई कि अभी पिछले हमारे कुछ साल पहले जो मुरादाबाद के घर में हमारे साथ हो रहा था, कहीं ये वही चीज तो नहीं हो रही हमारे साथ। पंडित जी की धर्मपत्नी बच्चियों को अंदर छोड़कर सीधे बाहर आंगन में आई। एंड उन्होंने जैसे ही बेर के पेड़ की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। ना ही वहां पे वो डॉल थी, ना ही कोई ऐसा इंसान था जिसने डॉल का रूप ले लिया हो, या डॉल ने इंसान का रूप ले लिया, कुछ भी नहीं था। और ये दोपहर के समय की बात है दोस्तों। पंडित जी की धर्मपत्नी को लगा कि शायद बच्चियों को कुछ वहम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल इस बात को मान रहा था कि उनके साथ फिर से हरकतें शुरू हो गई थी। इस बात को काफी थोड़ा समय बीता। धीरे धीरे बच्चियां और बड़ी हुई और इन चीजों को भूल गई। लेकिन पंडित जी की जो धर्मपत्नी थी, वो काफी पूजा पाठ करती थी, क्योंकि उनके साथ ऐसे काफी केसेस हो चुके थे जिसमें उन्होंने अपने 2 बच्चों और अपने पति को गवा दिया था। इसलिए उनका विश्वास था कि जितना ज्यादा वो भगवान की पूजा पाठ करेंगे, ये चीजें उनसे दूर रहेंगी। लेकिन दोस्तों, जैसा मैं आपसे बता चुका हूं, सिर्फ पूजा पाठ से ये चीजें पूरी तरह से दूर हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। उनके ऊपर ऐसी कोई अड़चन अभी तक नहीं आई थी, लेकिन बहुत जल्द आने वाली थी। समय बीता। एंड उसके बाद पंडित जी के जो बड़े बेटे थे, जिनका नाम कैलाश नाथ त्रिपाठी था, उनकी शादी हुई। एंड उनकी शादी के कुछ समय बाद ही पंडित जी की धर्मपत्नी, उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब अपनी बहनों की जिम्मेदारी कैलाश नाथ त्रिपाठी जी पे आ गई थी। जो उनके छोटे भाई थे विशंबर दयाल त्रिपाठी, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक क्रांतिकारी थे, क्रांति की राह पे निकले थे। तो उन्होंने अपना परिवार एक तरीके से मतलब उनको अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने से बेहतर देश की जिम्मेदारी लेने लगा। तो वो अपने परिवार पर इतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो अपने देश पर ध्यान दे रहे थे। तो सारी जिम्मेदारी बड़े भाई पे थी, कैलाश नाथ त्रिपाठी जी के ऊपर। उन्होंने एक छोटी सी नौकरी की। धीरे धीरे उनकी तरक्की हुई। एंड उसके बाद उन्होंने जो भी पैसा कमाया, उससे अपनी सभी बहनों की शादी की। अब ये लोग काफी बड़े हो गए थे, इनकी बहनों की भी शादी हो गई थी। उसके बाद कैलाश जी ने सोचा कि अब उनको भी अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि पहले उनकी बहनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की फैमिली प्लानिंग नहीं की थी। बट जब बहनें सेटल हो गई उनकी, तो उनको लगा कि शायद उनको खुद भी अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उनकी फैमिली आगे बढ़ नहीं पाई। उनकी जो मिसेस थी, उनके आई थिंक 2-3 बार मिसकैरेज हुए थे। एंड उससे वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। एंड कैलाश जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, हमारी किस्मत अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से वापस से हमारी लाइफ में परेशानियां क्यों आ रही। लेकिन उनको शायद नहीं पता था कि ये कोई नई परेशानी नहीं थी, बल्कि वही पुरानी परेशानी थी जिसने उनके पूरे परिवार को तबाह किया था। एक रात की बात है, कैलाश नाथ जी अपने दफ्तर से लौट रहे थे। उनको लौटते लौटते थोड़ी सी देर हो गई थी। अच्छा, कैलाश नाथ जी को केवड़े का बहुत शौक था। वो केवड़े का इत्र लगाते थे, और रात के समय जब वो लौट रहे थे, तो उनके घर में जो भी सुबह शाम जो पूजा होती थी, उसके लिए कुछ फूल उन्होंने अपनी जेब में खरीद कर रखे हुए। आते हुए अचानक से उनको रास्ते में उनके छोटे भाई दिखे। तो उन्होंने देखा कि विशंभर अचानक से यहाँ कैसे आ गया। विशंभर तो कहीं बाहर था, क्योंकि जैसा कि वो क्रांतिकारी थे, तो ज्यादातर घर के बाहर ही रहते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में ही रहते थे। तो उन्होंने विशंभर से, अपने छोटे भाई से पूछा कि विशंभर तुम कब आए। विशंभर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इनको लगा कि शायद हो सकता है कोई नई वारदात करके आए हों, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ प्लान करके आए हों,
या कुछ इनके कोई मित्र हों जो शहीद हो गए हों अंग्रेजों की गोलीबारी से, तो हो सकता है विशंबर थोड़े से उदास हो। इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बस सीधे विशंबर के हाथ कंधे पे हाथ रखा। उन्होंने कहा तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम सीधे घर चलो, खाना खा के थोड़ा आराम करो। विशंबर भी उनके साथ चल दिए। कुछ कदम आगे चलने के बाद विशंभर कैलाशनाथ जी से थोड़ा सा अलग हो हटकर चलने लगे। कैलाश जी को समझ में नहीं आया कि विशंभर ये अचानक से कहां जा रहा है, एंड उन्होंने एक दूसरा रास्ता पकड़ा जो उनके घर के लिए थोड़ा सा घूम कर जाने वाला रास्ता था। कैलाशनाथ जी को समझ में नहीं आया कि विशंभर कहां से ले जा रहा है हमको, लेकिन उन्होंने लगा कि शायद थोड़ा इसका मूड खराब होगा, तो चलो इसके साथ चलते हैं। कैलाशनाथ जी विशंभर के पीछे पीछे चल दिए। अच्छा, जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहां पर एक नहर पड़ती थी, एंड इनको समझ में नहीं आ रहा था कि नहर जो थी उसका पुल भी, मतलब उस जिस रास्ते से जा रहे थे कोई पुल भी नहीं था, तो विशंबर वहां से नहर पार करके अपने घर की तरफ कैसे ले जाएंगे उनको। कैलाश जी को थोड़ा सा ही अजीब लगा। एक तो विशंबर कुछ बोल नहीं रहे थे, दूसरी चीज वो एक गलत रास्ते से ले जा रहे थे या एक दूसरे लंबे रास्ते से ले जा रहे थे जहां पर नहर पड़ती थी। कैलाश जी के मन में थोड़ा सा डाउट आया। पता नहीं, कहते हैं ना जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आनी होती है तो हमें ईश्वर एक इंट्यूशन देते हैं। एक इंट्यूशन होता है, हमको इंट्यूशन पावर लोगों की जाग जाती है, हमारा सिक्स सेंस काम करता है। कैलाशनाथ जी ने अपनी जो रफ्तार थी वो थोड़ी धीमे कर दी। उन्होंने कहा देखो जरा विशंभर क्या कर रहा है, एंड उनके देखते ही देखते वो नहर आई, एंड विशंभर उस नहर के पास जाकर खड़े हुए, एंड पलट कर उन्होंने कैलाश जी को हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाया। लेकिन कैलाश जी समझ गए थे कि ये जो भी मुझे बुला रहा है वो मेरा भाई नहीं। कैलाश जी ने उनके पास जाना जरूरी नहीं समझा। अच्छा, कैलाश जी के साथ में एक चीज उस समय जो उनका एक किस्मत थी कि कैलाश जी के हाथ में कुछ लोहे की चीज थी, शायद चाबी थी या जो भी उनके कुछ खेत का वो जो हसिया जिसको कहते हैं इससे खेत में कटाई होती है, शायद वो था। और शायद यही वजह थी कि जो भी उनके भाई का रूप रख के आया था वो उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि पहले के समय में गांव में ऐसा माना जाता था कि अगर आपके पास कोई लोहे की चीज है या आपके पास कोई आग जैसी चीज है, लाइटर हो गया, माचिस हो गया, तो जो भी ऐसी एंटिटीज होती हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उसी के साथ विशंभर का रूप रख के जो उनके पास आया था वो उन्हें नहर के पास बुला रहा था, क्योंकि नहर के पास उसकी शक्ति इतनी ज्यादा होती कि शायद वो लोहा या वो आग कैलाश जी को बचा नहीं सकती। कैलाश जी समझ गए कि ये कुछ गलत है, एंड उन्होंने वापस अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया बिना कुछ बोले। एंड वो 5 कदम आगे बढ़े होंगे एंड उन्होंने पलट के देखा तो नहर के किनारे कोई नहीं था। विशंभर वहां से गायब हो चुके। वो समझ गए कि वो विशंभर नहीं बल्कि उनका रूप रख के आया कोई छलावा है। उस दिन किस्मत से कैलाश जी की जान बच गई। वो अपने घर आए, उस बात को, उस चीज ने उनकी जो फैमिली में बाकी चीजें जो हुई थी पहले के समय में उन चीजों को ताजा किया। लेकिन उस बहुत जल्द उनके ऊपर और भी मुसीबतें आने लगी थी। ऐसे ही एक रात और वो वहां से लौट रहे थे, एंड हमेशा की तरह जो उन्होंने फूल अपने पूजा के लिए शाम को जब लौटते थे और दफ्तर से, तो पूजा के फूल वो रोज लेकर आते थे खरीद कर। उस दिन भी शायद उन्होंने बेला का फूल रखा था या मोगरे का रखा था, एंड उससे आ रहे थे। एंड उसी के साथ जब से इनके साथ ये घटना हुई थी उसके बाद वो अपने साथ लोहे की कोई चीज रखते थे, लेकिन उस दिन वो उस लोहे की चीज को अपने साथ रखना भूल गए थे। जैसे ही वो अपने घर की गली के पास पहुंचे, अचानक से उनका किसी ने हाथ पकड़ा। कैलाश जी ने जब पलट कर देखा तो उनके सामने एक भयानक रूप लिए शख्स खड़ा था, और वो शख्स और कोई नहीं, वही छलावा था। और जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था, छलावा नाक से बोलता है। उसने नाक से कैलाश जी को पकड़ के बोला, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। कैलाश जी ने तुरंत वहां हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, एंड हनुमान चालीसा के प्रभाव से उस छलावे ने तुरंत उनको छोड़ दिया। कैलाश जी भागते हुए सीधे अपने घर आए, एंड घर पे आकर बेहोश हो गए। उसके बाद उनको काफी दिन बुखार आया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो थी पूजा पाठ करती थी, तो उससे तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसके बाद से कैलाश जी ने कभी भी वो लोहे की चीज हमेशा अपने साथ ही रखी। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब वो उस लोहे की चीज को अपने साथ नहीं रखते। लेकिन कहते हैं जो हमारी तकदीर में लिखा होता है उससे हम कितना भी बचना चाहें कभी बच नहीं सकते। एक काली रात ऐसी भी आई जब कैलाश जी खुद को बचा नहीं सके। उनके छोटे भाई जो कि क्रांतिकारी थे, उनको अंग्रेजों ने जब पकड़ा तो उनको काला पानी की सजा दी। लेकिन जिस जेल में वो बंद थे काला पानी जाने से पहले, वहां का जो जेलर था वो पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी का स्टूडेंट था। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, पंडित लोकनाथ त्रिपाठी पहले इंडियन कहे जाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को पढ़ाया था। एंड जब उस अंग्रेज अफसर ने
विशंबर जी से उनके पिता का नाम पूछा, उनका नाम पूछा, तो उनके बताने पर वो थोड़ा-सा नतमस्तक हो गया कि अरे! आपके पिता तो मेरे टीचर रह चुके हैं। तो उसने, उस अंग्रेज़ ने उनकी काले पानी की सज़ा कम करवा दी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके परिवार पे, जैसा मैंने आपसे कहा, एक श्राप था। तो उनका हर बच्चा किसी न किसी तकलीफ से, परेशानी से जूझ रहा था। अच्छा, विशंबर जी जिस जेल में बंद थे, उनके साथ उनके एक और क्रांतिकारी भाई बंद थे, जिनको काला पानी की सजा हो गई थी एंड उनको कोई बचा नहीं सकता था। लेकिन काला पानी जाने से पहले जो उनके साथी थे, उन्होंने विशंबर जी से बोला कि मेरी एक छोटी बहन है, अगर मैं काला पानी चला गया, मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा, मुझे बस उसकी चिंता है, उसकी मुझे शादी करानी है। तो विशंबर जी ने उनसे वादा किया कि अगर मैं जेल से छूट जाता हूं तो आपकी बहन से मैं शादी कर लूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। उस शाम जो विशंबर जी थे अपनी धर्मपत्नी को विदा कराकर अपने गांव वापस लाए थे, एंड उसी रात में उनके एक और रिलेटिव थे जिनके यहाँ शादी थी, जो कानपुर में थी। तो विशंबर जी क्योंकि उस दिन ही वो विदा करा कर लाए थे, तो वो तो नहीं जा सकते थे, लेकिन जो उनके बड़े भाई थे कैलाश जी, वो रिश्तेदारी में, शादी में जाने वाले थे। रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था, एंड कैलाश जी जो थे वो अपने एक पड़ोसी के साथ में कानपुर उस शादी में जा रहे थे। अच्छा, उनका घर कैसा था कि उनके पड़ोसी का घर उनके घर के सामने था, लेकिन उन दोनों के घरों के बीच में एक बड़ा सा कुआं था। कुछ मतलब कैलाश जी के घर से निकल के कुछ 20-25 कदमों के बाद वो कुआं था, एंड उसके 20-25 कदम के बाद उनके जो मित्र थे, जिनका नाम आई थिंक छुट्टन था, उनका घर था। तो रात के वक्त कैलाश जी तैयार होकर अपने दोस्त के पास गए, अपने पड़ोसी के पास गए, एंड उन्होंने दरवाजा नॉक किया। तो उनके पड़ोसी ने दरवाजा खोला और कैलाश जी ने बोला कि तुम तैयार हो? तो उन्होंने कहा हम तैयार हैं। तो उन्होंने बोला कि कैलाश जी ने कि ठीक है, जल्दी से बस तैयार हो गए तुम आ जाओ, मैं अपने घर जाके, मैं भी जल्दी से कुछ जो भी अपना जूते वूते पहनने हैं, जो करना है वो कर लेता हूँ। उनके मित्र ने कहा ठीक है। उनके दोस्त ने दरवाजा बंद भी नहीं किया था, मतलब पहले के जो दरवाजे होते थे उसमें एक कड़ी होती थी जो ऐसे लगानी पड़ती थी, उन्होंने दरवाजा बंद करके कड़ी लगाई नहीं थी कि उनको अचानक से छपाक की आवाज आई। एंड तुरंत उनके जो पड़ोसी, उन्होंने अपना घर का दरवाजा दोबारा से खोला। जैसे ही उन्होंने अपना घर का दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कैलाश जी सामने थे ही नहीं। लेकिन अभी 2 सेकंड पहले तो कैलाश जी यहाँ पे थे। उनके दोस्त को कुछ समझ में नहीं आया। उनके दोस्त ने कैलाश जी को आवाज लगाई, कैलाश। तभी अचानक कैलाश जी की आवाज उस कुएं के अंदर से आई। लेकिन कैलाश जी उस कुएं में गिरे कैसे? क्योंकि वो कुआं जो था वो उनके पड़ोसी के घर के दरवाजे से कुछ 20 कदम पे था, और ऐसा बिल्कुल भी एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि 2 सेकंड के अंदर वो 20-25 कदम दौड़कर उस कुएं में कूद जाए। इनके पड़ोसी दौड़कर उस कुएं के पास आए, एंड उन्होंने झांका नीचे, तो देखा कुआं काफी गहराई पे था और अंधेरा था। कैलाश जी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनकी आवाज आ गई। उनके पड़ोसी ने पूछा तुम कैसे गिरे? कैलाश जी ने नीचे से ही आवाज लगाई, मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ से निकाल। एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगा, कैलाश जी जो थे वो बहुत अच्छे तैराक थे, और कहते हैं कि कुएं में गिरने के लगभग 3 घंटे तक वो कुएं के अंदर तैरते रहे, और ऐसा नहीं कि उनको किसी ने वहां से बचाने की कोशिश नहीं की। उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने पूरे जो भी एरिया में, मोहल्ले में जितने लोग रहते थे सबको बुलाया, उन्होंने रस्सी डाली, रस्सी टूटी, उन्होंने बाल्टी फेंकी, बाल्टी कुएं के अंदर ही चली गई। कैलाश जी अंदर तैर रहे। उनके भाई को, विशंबर जी को जब पता चला, वो भी उसी दिन वो अपनी वाइफ को विदा करा कर लाए थे। जैसे ही उनको पता चला वो घबरा गए, क्योंकि उनके ऊपर अपना माता जी का साया था, ना उनके पिताजी का। उनके लिए जो कुछ भी थे उनके बड़े भाई ही थे। विशंबर जी बाहर आए, उन्होंने भी काफी कोशिश की, डंडा डाल के निकालने की कोशिश की, रस्सी फेंकने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब तरीके से सारे जो भी उनके तरीके थे सब फेल होते जाते। एंड तभी अचानक बहुत तेज आंधी तूफान शुरू, तेज आंधी, तेज हवाएं, तेज बारिश, और एक चीज जो सबसे ज्यादा अजीब हुई वो ये कि वो जो कुएं का पानी था वो इतना ज्यादा ऊपर तक आ गया था कि वो ओवरफ्लो कर रहा, कुएं से बाहर निकल के जैसे उबल रहा। गर्म नहीं था, लेकिन वो बाहर निकल रहा। लेकिन कैलाश जी ऊपर नहीं आ पा रहे थे। उनके भाई परेशान हो गए, वो हर घर में जाके सबसे बोल रहे हैं मेरे बड़े भाई को बचा लो, मेरे बड़े भाई को बचा लो, लेकिन उनकी चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकता। ये चीज किसी को नहीं समझ में आ रही थी कि जब वो इतने अच्छे तैराक थे, जो 3 घंटे से कुएं में पड़े हुए थे, जो तैर रहे थे लगातार, एंड जब पानी ऊपर आ रहा था तो फ्लोट करके ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे थे? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि पानी के अंदर उन्हें किसी ने पकड़ा हुआ है। कुछ याद आया? छलावे की शक्ति पानी के पास सबसे ज्यादा होती है।
कई घंटों काफी मेहनत करने के बावजूद भी कैलाश जी पानी के बाहर नहीं आ पाए। एंड अचानक से कुछ घंटों बाद तूफान शांत हो गया, उस कुएं का पानी वापस से नीचे चला गया। कैसे ऊपर आया था, कैसे नीचे गया, किसी को नहीं पता। एंड उसके बाद रस्सी डालकर जब कोई नीचे उतरा है तो कैलाश जी की डेड बॉडी उस कुएं के पानी में तैर रही थी। पंडित जी के एक और बेटे की मौत हो चुकी थी और अब जो परिवार बचा था उनका, उसमें सिर्फ विशंभर जी और उनकी धर्मपत्नी बची थी। कैलाश जी के कोई बच्चे नहीं थे। वहीं पे विशंभर जी अपनी धर्मपत्नी के साथ काफी साल जिए, लेकिन उसके बावजूद उनके बच्चे नहीं हो पाए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये श्राप शायद उनके पूरे परिवार पे था। उनकी जितनी बहनें थी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई अपने बच्चों से रिलेटेड। किसी के बच्चे की शादी नहीं चली, किसी की शादी नहीं, या कोई उनके बच्चे होके उनकी डेथ हो गई, कि कोई ना कोई उनके संतानों के साथ में प्रॉब्लम जरूर नहीं है। और लेकिन कहते हैं कि जो हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कुंडली हमारे साथ अगर मिलती है तो कुछ चीजें जो हमारे दोष होते हैं या कुछ चीजें होती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो उसी तरह से जैसे उनके पंडित जी की जो बेटियां थी, उनके जो परिवार थे, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन समय के साथ और अपने पार्टनर्स की कुंडली की वजह से या ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होती रही, लेकिन खत्म नहीं हुई। आज भी वो प्रॉब्लम चल रही है कहीं ना कहीं। लेकिन पंडित जी का जो परिवार था, उनका वंश आगे बढ़ाने वाला, उनका नाम आगे ले जाने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि कैलाश जी की मृत्यु हो चुकी थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। विशंभर दयाल जी भी आजादी के बाद तक जिंदा रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके कोई बच्चे नहीं हुए। और ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी मेरी मदर के नाना जी थे। मैं भी उसी परिवार का हूं, मेरे अंदर भी उनका एक अंश है, एक खून है। और ये कहानी मुझे मेरी मदर से पता चली। हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं कोई कहानी बना के सुना रहा हूं, लेकिन ये एक पहली ऐसी कहानी है जो मैंने एकदम स्पष्ट रूप से सबके सामने एक्सेप्ट की है कि ये कहानी मुझसे जुड़ी है, क्योंकि मैं अपने परिवारों में काफी ऐसी चीजें देख भी चुका हूं जो शायद इन चीजों से जुड़ी हुई है। लेकिन बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इस कहानी पे यकीन करते हैं या नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। रही बात जो दूसरी कहानियां मैं सुनाता हूं, तो जो मुझे जैसी कहानी भेजता है मैं उसे सच मानकर ही सुनाता हूं। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप उन कहानियों को सच मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी की कहानी यहीं पे खत्म होती है और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि जो पंडित जी और उनके परिवार के साथ हुआ वो किसी के साथ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार मुझे दें। आप इस कहानी पे कमेंट कर सकते हैं, इस कहानी को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछले कुछ दिनों में आपका प्यार, भरपूर प्यार मुझे मिला है। मेरे जो कुछ चंद सब्सक्राइबर्स थे उससे कुछ ज्यादा बढ़ गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को जो मिलता है उसको उससे ज्यादा चाहिए होता है, तो मुझे आपका प्यार और ज्यादा चाहिए। तो अगर आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उनसे आप ये अनुरोध करेंगे कि वो मुझे अगर सब्सक्राइब करें, तो मैं आप सबका दिल से आभारी रहूंगा। तो मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और तब तक अगर आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है या आपके किसी रिलेटिव के पास या आपके फ्रेंड के पास, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे अपनी कहानी भेज सकते हैं। भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें, आप सबके परिवारों की रक्षा करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय बाबा की, हर हर महादेव।